आज हमारे पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा की बरसी है और हर साल उनके पुण्यतिथि को हम संकल्प दिवस के रूप में पूरे पार्टी में मनाते हैं। और इस बार पूरे देश में एक ज़बरदस्त जो किसानों का उभार है, कॉमरेड वीएम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में देश के किसानों को और गरीबों को संगठित करने का बीड़ा उठाया था। और आज पूरे देश में किसान लड़ रहे हैं, देश के मजदूर और छात्र नौजवान लड़ रहे हैं। तो हम लोग आज संकल्प लेने आए हैं कि दिल्ली में जो किसानों का उभार दिख रहा है उसको पूरे देश भर में फैलाना है। और गांव-गांव में जो किसानों के इस समय मुद्दे हैं, अदानी अंबानी कंपनी राज के खिलाफ, वो कॉरपोरेट कब्जे से खेती को बचाना, मुल्क को बचाना और फांसीवाद को शिकस्त देना, ये आज के संकल्प का विषय है। और इस पर पूरे बिहार के कोने कोने से साथी आए हैं। और बिहार में पार्टी को चुनाव में जो उपलब्धि हासिल हुई है, इसको पूरे बिहार के लोकतांत्रिक आंदोलन को तेज करने के लिए हम काम में लगाएंगे। और बिहार के तमाम नए पसंद लोगों से हमारी यही अपील होगी कि भाकपा माले का साथ दें और माले को एक तरह से माध्यम बना करके अपने इंसाफ की लड़ाई को जीत की मंजिल तक पहुंचाएं। बंगाल चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी चल रही है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर एक कोशिश में है कि बंगाल में उसकी सत्ता बन जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बंगाल के लोगों को आगाह करना कि भाजपा को बंगाल के अंदर कतई मौका ना मिले। और जैसे बिहार में रोज़गार के सवाल पर एक चुनाव का एजेंडा बना था, बंगाल के अंदर भी ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के एक चुनाव का एजेंडा हम लोग इस समय तैयार कर रहे हैं, ताकि बंगाल का चुनाव का विमर्श इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द संचालित हो। बंगाल में कितनी सीटें पर्सनल लड़ने की? अभी सीटें हमने तय नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ खास चुनिंदा सीटों पर ही हम उम्मीदवार उतारेंगे। और तमाम साथियों को हम अपनी ओर से, खेत मजदूर सभा की ओर से, फुलवाड़ी विधानसभा की जनता की ओर से आप सबको सलाम करते हैं। तो भारतीय समाज का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में हम पाते हैं कि समाज का जो सबसे वंचित तबका है, जिसको हम दलित कहते हैं, और दलित कहने से आपसे मेरा है कि उसमें मुस्लिम समुदाय भी, अल्पसंख्यक के, सिख ईसाई से लेकर के जो अनुसूचित जाति जनजाति जो अछूत कहे जाते हैं, इन तमाम तबकों की भारत में जो बड़ी आबादी है, लगभग हम समझते हैं कि 33 से 34 करोड़ आबादी है। उन 33 और 34 करोड़ की आबादी में दलित हिस्सा का क्या स्थिति है? तो आज भी हम पाते हैं, जब समाज का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं आज भी संसाधनों से वंचित है। संसाधनों से वंचित है या समाज में एक बड़ी हिस्सेदारी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको सत्ता कहते हैं, आज भी वंचित है। तमाम विधायक दल के सदस्य और पूरे बिहार से यहाँ पे आए भाकपा माले के तमाम योद्धा, फिरावल दस्ता के लोग, हमारे पार्टी के तमाम सदस्यगण, आप सबको मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। देने का जज्बा कि हम किसी तरह के अगर मगर में विश्वास नहीं रखते हैं, हाँ या ना में जवाब दो, कानून वापस करो, कानून वापस करो, रद्द करो, इसके बाद हम दिल्ली से जाएंगे। काम की है,
मगर हम देख रहे हैं कि इस सरकार के गठन होने के बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण था, उस अभिभाषण में एक शब्द भी स्कीम वर्कर बहनों के लिए नहीं कहा गया। कैबिनेट की मीटिंगें हो रही हैं, उस मीटिंग में आम अन्य बातें हो रही हैं, मगर इन तमाम लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जिन स्कीम वर्कर के बहने हैं, जिनके बल पे आपने देखा कि इस कोरोना काल में ये जो फ्रंट लाइन वर्कर का नाम दिया गया, जब तमाम लोग घरों के अंदर बंद थे, ये बहनें अपनी जान हथेली पर लेकर के पूरे समाज का काम कर रही थी। सबसे सरोज चौबे जी मंच पे बैठे पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी, राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी, पार्टी के सभी पोलिट ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय कमेटी के सदस्यगण, पार्टी के सभी विधायकगण, राज्य के कोने कोने से आए हुए प्रखंड सचिव साथियों, जिला सचिव साथियों, आप सभी कार्यकर्ता और अगुआ साथियों, मैं अपनी ओर से और इंकलाबी नौजवान सभा की ओर से आप सबका गर्म जोशी भरा हार्दिक अभिनंदन और इंकलाबी लाल सलाम पेश करता हूँ। उनके 22वें पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि आज इस दौर में जो भाकपा माले से लोगों की अपेक्षा है बिहार में और पूरे देश में, हिंदुस्तान को और देश के लोकतंत्र को मोदी शाही से बचाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों से और कॉरपोरेट राज से बचाने के लिए जो पार्टी की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप तमाम साथियों से बस आज की परिस्थिति को लेकर दो चार बातें करनी है। कॉमरेड विनोद मिश्रा ने अपने आखिरी लेख में कहा था कि इतिहास के बड़े सवालों के फैसले चार दीवारों के अंदर बंद कमरे में नहीं हुआ करते, बंद कमरे में नहीं हुआ करते, खुली सड़क पर जनता के बड़े आंदोलनों के जरिए बड़े फैसलों के हल होते हैं। और आज ये दौर, पिछले साल हमने देखा समान नागरिकता की मांग को लेकर सीएए और एनआरसी एनपीआर की साजिश के खिलाफ शाहीन बाग से एक नया मॉडल उभर करके आया, जहां हजारों हजार की तादाद में हमारी मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं और देश के विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान, देश के बुद्धिजीवी, उन्होंने शुरुआत की और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में दर्जनों और सैकड़ों शाहीन बाग बनने लगे और आज किसान आंदोलन को उभार दिया है। ये जो दौर है, हम कॉमरेड विनोद मिश्रा की उन बातों को बिल्कुल सही साबित होते हुए सड़क पर देख रहे हैं और इसलिए हम सबको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि आज हमारे सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी दिल्ली में कल तक तो भाजपा के लोग हमेशा ये कहते थे कि बॉर्डर पर सेना लड़ रही है। अभी दिल्ली में बॉर्डर शब्द का मतलब बदल गया। दिल्ली में आप कहिए तो लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर पर किसान बटे हुए हैं। दिल्ली का बॉर्डर चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया है। हमें याद है इतिहास में हमने पढ़ा 1857 के बारे में। 1857 में जो अंग्रेज़ों का राज था, उस राज को सबसे पहली और बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के किसानों ने दी थी। किसान और किसान के ही बेटे, वर्दीधारी किसान, जिनको हम सिपाही कहते हैं। और इन लोगों ने जब कूच किया बंगाल से लेके बिहार, यूपी होते हुए दिल्ली तरफ और दिल्ली को घेर लिया और दिल्ली से लोगों ने ऐलान किया एक आज़ादी का। दिल्ली के नागरिकों से उन्होंने अपील की। आज बिल्कुल वैसा ही एक दौर आ गया कि पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लगातार उसमें किसान वहाँ जमा हो रहे हैं और किसानों की ये जो तैनाती है वहाँ, और उसमें भी हमने देखा कि एक जत्था आता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद अगर कुछ लोग लौट के जाते हैं, उससे भी बड़ा नया जत्था पहुँच रहा है, बड़ा जत्था पहुँच रहा है। जो लोग इस बॉर्डर पर आए हैं, पंजाब के जो किसान,
उनका सम्मान बढ़ गया पंजाब के अंदर। उनके घर के कोई बीमार पड़े, डॉक्टरों ने कह दिया कि हम निःशुल्क इलाज करेंगे। ये किसान जो लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचे और उनके घर में कोई बीमार पड़ेगा उनका इलाज निःशुल्क होगा। उनकी तमाम ज़रूरतें लोग सबसे पहले पूरी कर देते हैं। किसानों के स्वाभिमान पर चोट किया, किसान के स्वाभिमान पर हमला किया गया। किसान क्या मांग रहे थे? पिछले 4 साल से मंदसौर गोलीकांड के बाद से किसान इस देश में 2 नारे लगा रहे हैं कि कर्जा माफ करो और जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है कि खेती में लागत बढ़ गई है, लागत से 1.5 गुनी हमारे लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दो और जो मूल्य आपने तय किया उसी मूल्य पर सही समय पर खरीद की गारंटी कर दो। ये थी किसान की मांग और इस किसान ये मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये NRC, NPR और CAA के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। जब शाहीन बाग से आंदोलन शुरू हुआ उस समय में कुछ लोग कह रहे कि शाहीन बाग से क्यों शुरू हुआ, ये मुस्लिम महिलाओं को क्या पड़ा है, क्यों इनको लगता है कि इनकी नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई, सबसे ज्यादा जो खतरे में है, ये तो अच्छी बात है, जिनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा है वो अगर सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करे, ये तो हम लोग लाल झंडे वाले हम लोग यही कहते हैं कि जहां हमला होगा वही प्रतिरोध होगा, जहां सबसे ज्यादा अत्याचार होगा वही सबसे पहले प्रतिवाद होगा। अगर इस देश में लोकतंत्र है, अभी भी संविधान है, अभी भी देश में आज़ादी है, तो आज़ादी और लोकतंत्र का संविधान का ही तो तकाजा है कि जिसके ऊपर हमला होगा वो कम से कम प्रोटेस्ट तो करेगा, कम से कम बोलेगा तो जरूर। तो सबसे पहले अगर शाहीन बाग से आवाज़ उठी, हमने तो कहा कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारा ये काम है, कम्युनिस्ट पार्टी का, माले का ये काम है कि ये जो भाजपा वाले प्रचार कर रहे थे कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों का है, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इसको देखो, ये मुस्लिम लोगों का कार्यक्रम है, इस पर गांव-गांव में लोगों को समझाने का काम हमारा है। ये मुस्लिम लोगों का अकेले मसला नहीं है, ये संविधान का मसला है, ये नागरिकता का मसला है और नागरिकता पर अगर कोई सवाल उठाएगा, नागरिकता पर कोई अगर सवाल उठाएगा वो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश है। हम नागरिक हैं, इसीलिए हम वोट डालते हैं, हमारे वोट से सरकार चुनी गई और वो सरकार आने के बाद वो हमसे ही पूछ रहा है कि तुम नागरिक हो तो साबित करो। अरे हमें अगर नागरिक साबित करना है तो सबसे पहले तो आप साबित करो कि आप वैध सरकार है। हम अगर इस देश के अंदर हमारी नागरिकता अगर संदिग्ध है तो आप इस देश में सरकार कैसे चला रहे हैं? तो हमारी नागरिकता पर सवाल करना, जनता सरकार को चुनती है, लेकिन सरकार अगर जनता को चुनने लग जाए, इससे बड़ी तानाशाही अब कुछ नहीं हो सकती है। और इसीलिए मोदी जी ने ये तानाशाही की जब शुरुआत की, ये आंदोलन पूरे देश में फैला और हम लोगों ने ये बिहार के अंदर इस चुनौती को कबूल किया था कि ये आंदोलन बिहार के गरीबों का आंदोलन बनना चाहिए। और मुझे याद है पिछले साल के फरवरी महीने में उस लॉकडाउन और कोरोना काल की शुरुआत से ठीक पहले हमने एक बड़ा अभियान किया था, NPR के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करो। इस मांग को लेकर के वो भी देश के अंदर सबसे बड़ा ऐसा एक अभियान था जिसमें लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये कहीं से भी सिर्फ मुस्लिम लोगों का आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन में गरीबों की बड़ी भागीदारी है और हिंदू आवाम की भी बड़ी भागीदारी है। ये भाजपा माले ने साबित कर दिया था पिछले साल के फरवरी में विधानसभा अभियान में। आज भी वही चुनौती हमारे सामने है। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये जो आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर है, ये महज पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। इसको साबित करने का काम और गांव-गांव में किसानों को इस पर समझाने का काम, ये हमारा काम है। बिहार में आज चर्चा ये चल रही है कि काश माले को अगर ज्यादा सीटें मिली होती, आज सरकार बन गई रहती महागठबंधन की। ये जो बिहार के अंदर चर्चा शुरू हुई है, तो इससे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो दौर है, माले से कितनी बड़ी अपेक्षा है। और इस कठिन समय में तो भाजपा के खिलाफ लड़ना, और कॉमरेड विनोद मिश्रा, उन्होंने पार्टी की अगुवाई अलग अलग दौर में की। 1974 में जब पार्टी का फिर से पुनर्गठन हुआ, कॉमरेड स्वदेश जी आज भी हमारे बीच में है। सिर्फ 3 लोगों की केंद्रीय कमेटी हम लोगों की बनी थी उस समय, और उसके बाद कॉमरेड जौहर की शहादत के बाद 1975 के 29 नवंबर कॉमरेड जौहर शहीद हो गए। तब कॉमरेड रियर ने महासचिव का पद संभाला
ये मोर्चा संभाला। और तब वो जो दौर था, उस समय हम लोग एक भूमिगत पार्टी से एक बड़े जन आंदोलन की पार्टी, किसान आंदोलन की पार्टी, गरीबों के बड़े उभार की पार्टी में पार्टी को आगे बढ़ाना था, एक ऑल इंडिया में पार्टी को खड़ा करना था। ये काम करने के साथ साथ जैसे ही ये आडवाणी और वाजपेयी के ज़माने में ये अयोध्या वाला आंदोलन शुरू हुआ और इसकी आहट सुनाई पड़ी, हिंदू राष्ट्र का हो गया। तो ये जो अम्बेडकर ने कह दिया था उस समय, देश की स्थिति को देखते हुए, समझते हुए, तो आज जब 90 की शुरुआत में इसकी पूरी धमक सुनाई पड़ी, जो आहट सुनाई पड़ी, जो खतरे दिखने लगे, तो कॉमरेड विनोद मिश्रा ने पूरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को समझने, आरएसएस को समझने, उसके बारे में जानने और इस पूरे फांसीवादी जो इसकी पूरी योजना है, इस योजना को समझने और इससे निपटने के लिए उन्होंने तैयार किया। बहुत बड़ा समय नहीं मिला। वो जो दौर था कॉमरेड 8 साल 98 तक के दौर था, 90 से लेकर के 98 तक। लेकिन इसी दौर में हम लोगों के पार्टी का जो पूरा विकास हुआ, खासकर चुनाव के मोर्चे पर या छात्र मोर्चे पर, नौजवान मोर्चे पर, ये इसी दौर में हुआ। आयशा संगठन जो खड़ा हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, इससे पहले आयशा का संगठन नहीं था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आयशा ने एक से एक विश्वविद्यालयों में चुनाव जीता और जेएनयू से लेकर बीएचयू से लेकर पूरे उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालयों में लाल परचम फहराने का काम किया हमारे छात्र संगठन ने। ये उसी दौर में। लेकिन ये जो खतरनाक दौर है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, सब कुछ के लिए, और ये तो हम कह रहे हैं कि अम्बेडकर तो कह के गए, हम लोगों ने उस समय ठीक से पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। अम्बेडकर तो संविधान बनाते समय उन्होंने कह दिया था कि ये देश में कभी अगर हिंदू राज कायम होगा तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी त्रासदी इस देश के साथ यही होगी अगर इस देश के अंदर कभी हिंदू राष्ट्र कायम हो जाए।